अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो बच्चे ड्यूरिंग ब्रीथिंग मीन जब इंस्पायरेशन होगी और एक्सपायरेशन होगी, ये जो ब्रीथिंग का जो फिनोमेना होता है इट अकर्स इन साइक्लिक मैनर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चेस्ट वाल एंड लंग्स के चेस्ट वाल और लंग्स की मूवमेंट की वजह से ये जो ब्रीथिंग का फिनोमेना होता है ये साइक्लिक मैनर से होता रहता है। अब बच्चे इस ब्रीथिंग के दौरान जो प्रेशर होता है हमें पता है वो प्रेशर चेंज होता है और उस प्रेशर के चेंज होने की वजह से जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज होता है। लंग्स वॉल्यूम किसे बोलते हैं? विच इज द अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैरी के लंग्स के अंदर एयर को कैरी करने की जितनी कैपेसिटी मौजूद होती है मीन जितनी ज़्यादा वो एयर को कैरी कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लंग्स वॉल्यूम बोलते हैं। और बच्चे ये जो लंग वॉल्यूम होता है ये वेरी करता है, ये चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे बच्चे करता है? डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, जेंडर, एज एंड इन सर्टेन रेस्पिरेटरी डिजीज मीन इन फैक्टर पे जो वो वॉल्यूम डिपेंड करता है और वॉल्यूम बाद दफ़ा वो चेंज भी होता रहता है। अब बच्चे अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनहेल्ड, एक्सहेल्ड आर स्टोर्ड एयर विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। किसी भी टाइम लंग्स के अंदर बच्चे जो एयर इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है या स्टोर हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। अब जब हम रेस्ट की कंडीशन पे होते हैं तो बच्चे उस वक्त एयर का जो वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और एवरेज टाइडल वॉल्यूम बच्चे कितना होता है? जस्ट 500 मिलीलीटर। और अगर इसको हम लीटर में बात करेंगे तो बच्चे जस्ट क्या बनेगा? 0.5 लीटर। आपने याद रखना है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। कि मीन जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? जस्ट 0.5 लीटर। कि मीन जस्ट इतना जो गैसेस जो एयर का जो वॉल्यूम है वो रेस्ट कंडीशन पे एक्सचेंज हो रहा है, मतलब वो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है। एंड इट इज़ द अबाउट 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। और ये टोटल वॉल्यूम का जस्ट क्या है? 10%। अब बच्चे द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर inhaled above tidal volume during a deep breath is called inspiratory reserved volume। बच्चे जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस वक्त जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो अब उस वक्त जो गैशियस एक्सचेंज है जो लंग्स वॉल्यूम है वो जस्ट 0.5 लीटर अब नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज हो जाता है। और एक्सरसाइज के केस में वो इंक्रीज होकर वॉल्यूम कितना चला जाता है? 3 लीटर के ऊपर, या 3000 मिलीलीटर या 3 लीटर। और आपने याद रखना बच्चे कि ये जो हमारी पीटीबी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर वहाँ पे मेंशन है कि वो जो एक्सरसाइज जब करेंगे तो उस वक्त वो जो इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 3.5 लीटर होता है मैक्सिमम, मतलब इतना का एक्सचेंज होता है। रेस्ट की बात करेंगे तो जस्ट 0.5 लीटर एक्सचेंज होगा। एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 3 लीटर या 3.5 लीटर वो एक्सचेंज होगा। और बच्चे जो टोटल लंग कैपेसिटी अब यहाँ पे फेडरल में मेंशन है वो 6 लीटर है, लेकिन अगर हम पीटीबी की बात करें तो वहाँ पे बच्चे कितना मेंशन है? 5 लीटर मेंशन कि जो लंग्स का जो टोटल कैपेसिटी होती है वो हमारे पास 5 लीटर होती है, या यहाँ पर मेंशन है कितनी हमारे पास? वो 6 लीटर है। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो अगेन बच्चे अब देखें रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास लंग्स का वो वॉल्यूम है जो जिसका एक्सचेंज होना ही नहीं है। मीन वो एयर जो है वो हर टाइम लंग्स के अंदर रहेगी। देखे ना, हमने कहा मैक्सिमम, देखिए रेस्ट पे 0.5 लीटर वो एक्सचेंज हो रहा है। एक्सरसाइज की बात किया तो मैक्सिमम कितना चला गया? 3.5 लीटर। अगर हम 5 लीटर टोटल अगर कंसीडर करें तो उसमें से 3.5 लीटर एक्सरसाइज में फिर भी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी 1.5 लीटर जो वॉल्यूम ऐसा अवेलेबल है कि जो एक्सचेंज नहीं हो रहा, और उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम की अमाउंट है ये बाज़ दफ़ा इंक्रीज़ भी हो जाती है बच्चे। क्यों? ड्यू टू एजिंग एंड एम्फिसीमा। अब जब एम्फिसीमा इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वेलाई, और इसमें जो एयर होती है जो हम इनहेल करते हैं वो अंदर ही इंट्रैप हो जाती है। मीन वहाँ पे इस केस में एम्फिसीमा के केस में जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अब यहाँ पे बच्चे नीचे फिर मेंशन है कि जो अडल्ट
ह्यूमंस होते हैं उनके जो लंग कैपेसिटी एवरेज वो कितनी होती है, वो ऑलमोस्ट 5 लीटर होती है, लेकिन इसमें से जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस कैपेसिटी इज़ यूज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में 5 लीटर में से हम जिस कितना यूज़ करते हैं, जस्ट 0.5 लीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अगर बच्चे ब्रीथिंग के रेट की बात करें तो नॉर्मल जब हम गैसेस को जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो कितना करते हैं, 15 to 20 पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 15 to 20 टाइम्स हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो बच्चों से हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है, वो ऑलमोस्ट राइज हो जाता है, मीन 30 टाइम्स पर मिनट। अब ये जो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हुआ है, डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग एंड रेट ऑफ द ब्रीथिंग बच्चे इंक्रीज़ क्यों होती है एक्सरसाइज के दौरान, वो इस वजह से, देखें अब जब ये ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगी तो मीन ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, और वो ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन किन को मिलेगी, एक्टिव मसल को मिलेगी। इस तरह जब सेल ने, मसल सेल ने जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करनी है तो बच्चे उनसे उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मसल से अगेन किस में आएगी बच्चे, वो ब्लड के अंदर आएगी, और वो फास्ट ब्रीथिंग के साथ वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाएगी। मीन अब एक्सरसाइज के वक्त जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन का इनटेक भी ज़्यादा हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे, और लेकिन जो इनहेल्ड एयर होती है और एक्सहेल्ड एयर होती है उसकी कंपोजिशन में जस्ट लिटिल बिट चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग रेस्ट और एक्सरसाइज। अब बच्चे उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, फर्स्ट अगर बच्चे ऑक्सीजन की बात करें, जब हम एयर इनहेल्ड करते हैं तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, 21%, और जब एक्सहेल्ड करते हैं तो 16%। इस तरह अगर हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल में कितनी है, 0.04% एंड एक्सहेल में 4%। वाटर वेपर की बात करें तो बच्चे वो वेरिएबल्स होते हैं इनहेल में, लेकिन एक्सहेल करेंगे तो वो सैचुरेटेड। लेकिन नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या रहती है, सेम 79 और 79। बच्चे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास वो कलर्ड मॉलिक्यूल होते हैं जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरियर के तौर पर काम करते हैं। वो ऑक्सीजन को अपने साथ रिवर्सिबली क्या करते हैं बच्चे, वो बाइंड करते हैं। और जितने भी अब जो नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं बच्चे, उनके अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। और ये जो हीम ग्रुप जैसे कि हीमोग्लोबिन में भी मौजूद होता है और मायोग्लोबिन में भी मौजूद होता है। अब बच्चे अगर हम टू मेन वेल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास कौन से हैं, एक हीमोग्लोबिन और सेकंड बच्चे हमारे पास क्या है, वो मायोग्लोबिन है। अब इन दोनों पिगमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करें तो बच्चे देखें हीमोग्लोबिन। अब जो बच्चे जो हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर हमारे पास 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन टोटल जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं बच्चे वो कितनी होती हैं, 4। और जो हर चेन होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, हीम ग्रुप के साथ, उस नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। और उस हीम देखें हीम ग्रुप के सेंटर में क्या होती है, आयरन मौजूद होती है। कि मीन हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं, और हर चेन किससे एसोसिएट होती है, हीम ग्रुप से। यहाँ पे हीम टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमने हीम का देना HAEM, हीम, एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप। और वो जो बच्चे आयरन है, ये जो आयरन है इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो लूजली क्या होती है, अटैच हो जाती है। जब वो अटैच होगी तो फिर इस तरह वो ब्लड के थ्रू क्या हो जाती है, कैरी होकर जाती है। अब बच्चे जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त इस पिगमेंट से ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, और जिस जगह पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी उस वक्त बच्चे जो ऑक्सीजन है वो इस हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगेन बच्चे सुन लें कि जिस जगह पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो उस वक्त ये जो पिगमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन की जिस जगह पे कंसंट्रेशन कम होगी तो उस वक्त ऑक्सीजन जो है वो उस पिगमेंट से क्या हो जाएगी बच्चे, वो रिलीज हो जाएगी। या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर हम मायोग्लोबिन की बच्चे बात करें, जो मायोग्लोबिन है इसके अंदर जस्ट हमारे पास 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और बच्चे इसके अंदर भी इसके स्ट्रक्चर जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें भी क्या मौजूद होती है, आयरन मौजूद होती है। और ये जो आयरन होती है जस्ट ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। यहाँ पे भी इस टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आयरन आना था कि दिस आयरन कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चे ये मायोग्लोबिन होती कहाँ पे है, ये बच्चे स्केलेटल मसल के अंदर होती है। और ये जो कलर हमें मसल जो रेड नज़र आते हैं वो भी किस वजह से नज़र आते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोग्लोबिन। उसके बच्चे ये एक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करती है। जो ऑक्सीजन होती है बच्चे जब वो ट्रैवल करती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से
मसल सेल के अंदर, तो पहले उनके दरमियान जो इंटरमीडिएट काम करता है वो कौन करता है, वो मायोग्लोबिन करती है। उसके बाद जो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने में से कब रिलीज़ करती है, जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तब जो मायोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर है वो वहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। अब बच्चे अगर इनके अंदर हम डिफरेंस की बात करें तो देखें जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर बच्चे हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, लेकिन मायोग्लोबिन के अंदर जस्ट 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है चूंकि उसमें बच्चे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या करती हैं, सॉरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करती हैं बच्चे, वो कैरी करती हैं। ये मीन इसके अंदर वो हीम ग्रुप भी कितने हैं, 4। ये कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने कैरी करेंगे, वो भी 4 ही कैरी करेंगे। लेकिन अगर हम बच्चे मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन के अंदर जस्ट 1 हीम ग्रुप है, तो इनके अंदर चूंकि जस्ट 1 हीम ग्रुप है तो इस वजह से जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। बच्चे हीमोग्लोबिन मेनली कहाँ पे होती है, ये रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, और मायोग्लोबिन ज़्यादा कहाँ पर होती है, मसल्स के अंदर। हीमोग्लोबिन काम है जस्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करती, लेकिन मायोग्लोबिन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है। और बच्चे जो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है इट हैज़ लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन एंड मायोग्लोबिन हैज़ मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन। अगर इनकी डिसोसिएशन की बात करें तो जब जब पार्शियल प्रेशर जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होगा तो उस वक्त इसकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाएगी, मीन जो ऑक्सीजन होगी वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। इस तरह जब पार्शियल प्रेशर बच्चे वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होगा तो मायोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन अटैच थी वो वहाँ से क्या हो जाएगी, वो भी लूज़ हो जाएगी। बच्चे अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने याद रखना है जो हीमोग्लोबिन इसका हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और जो मायोग्लोबिन होता है इसका हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात करें तो बच्चे जितने भी मटेरियल हैं उनकी तरह जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं उनको भी बॉडी के अंदर बच्चे कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब बच्चे जो ब्लड है उसने लंग्स से ऑक्सीजन लेनी है, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा के कहाँ पे लेके जाना है, टिश्यू से, और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके बच्चे कहाँ पे लेके आना है, लंग्स के पास लेके आना है। तो मीन जो 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 गैसेस का जो मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं बच्चे वो किसके थ्रू होती हैं, वो ब्लड के थ्रू होती हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो बच्चे वो किसके थ्रू पास करती है, इट इज़ पासिंग थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई। हमने लास्ट में पढ़ा था कि बच्चे जो एल्वियोलाई होती हैं, ये जो टीनी एयर सैक्स होती हैं, इनको सराउंड किसने किया होता है, कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। अब होगा बच्चे क्या कि जो एयर जो ऑक्सीजन आएगी जो हम इनटेक करेंगे वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से किस में जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज से किस में आ जाएगी, एल्वियोलाई में, और उसे हम क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। अगेन सुन लें कि जो ऑक्सीजन हमने इनटेक करनी है वो ऑक्सीजन जो इनटेक करनी है वो एल्वियोलाई से किस में जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो ब्लड कैपिलरी से किस में आएगी, एल्वियोलाई में, और फिर उसको हम क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। अब बच्चे वो जो इनका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है मीन ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के दरमियान, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चे। फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर। हम जो कहते हैं कि ऑक्सीजन इनसाइड मूव कर गई है, अंदर डिफ्यूज़ हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज़ हो गई, वो क्यों होती हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैस। हमें पता है कि बच्चे ऑक्सीजन का बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, इनसाइड कम होता है, तो इस वजह से वो पहले लंग्स में मूव कर जाएंगी, फिर इस तरह लंग्स के अंदर उनका मतलब एल्वियोलाई के अंदर उनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो फिर वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाएंगे। उसके अलावा बच्चे जो एल्वियोलाई को जिन ब्लड कैपिलरीज ने बहुत ज़्यादा एक रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ने उनको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, और जो ब्लड होता है इसको एक्सट्रीमली थिन लेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि जितनी थिन लेयर होगी वहाँ पे गैस एक्सचेंज भी उतना ज़्यादा होगा। और उसके अलावा बच्चे जो लंग्स का जो ब्लड होता है उसको एल्वियोलर सैक से सेपरेट किया जाता है, कैसे, बाय द एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बच्चे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो 97% ऑफ जो ऑक्सीजन का जो बच्चे ट्रांसपोर्ट होता है उसको कौन कैरी करके ले जाता है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में वो हीमोग्लोबिन बच्चे होती है जो उसको कैरी करके लेके जाती है। और जब वो हीमोग्लोबिन से अटैच होगी उसमें क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अब बच्चे उसमें से जो बाकी जो रिमेनिंग जो 3% जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिज़ोल्व होगी, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, एज डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा। मीन जो 97% ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, और जो 3% बच्चे ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है।
अब अगर हम बच्चे बात करें, हमने कहा था कि जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो जो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। तो मीन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बच्चे वो ज़्यादा होगा तो जो ऑक्सीजन होगी वो हीमोग्लोबिन से अटैच होगी, और अटैच हो क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है बच्चे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम। क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। लेकिन जब ये ब्लड बच्चे टिश्यूज़ के पास पहुंचता है तो हमें पता है कि टिश्यूज़ के पास जब पहुंचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में, और वो जो ऑक्सीजन होगी वो टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड बच्चे दिस एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड with the oxygen is called the oxygen carrying capacity of the blood। अब बच्चे अगर सी लेवल की बात करें तो सी लेवल के ऊपर बच्चे जो हीमोग्लोबिन होती है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। अब वो कितना एब्जॉर्ब करती है, अगर हम सी लेवल की बात करें तो बच्चे 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। मतलब ये फुली ऑक्सीजनेटेड है, मीन वो मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन, 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब बच्चे नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब लंग्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर बच्चे क्या होता है कि जो जो एल्वियोलाई होते हैं, मतलब जो ब्लड होता है वो फुली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। मीन जब ऑक्सीजन जो टेंशन है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर वो 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा तो उस वक्त जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है वो 98% सैचुरेटेड नहीं होगा, बल्कि वो 100% सैचुरेटेड नहीं होगा, बल्कि वो 98% सैचुरेटेड होगा। और जब 98% सैचुरेटेड होगा तो वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, 19.6 मिलीमीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। देखिए जब हमने कहा था 100% सैचुरेटेड है, फुली ऑक्सीजनेटेड है, तो कितना कैरी किया था, 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब जब बच्चे पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होकर 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आ गया तो कितना कैरी कर रहा है, वो 98% बच्चे वो सैचुरेटेड, और कितना कैरी कर रहा है, 19.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो पार्शियल प्रेशर है अगर वो रिड्यूस होकर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आएगा तो ऑलमोस्ट जो हीमोग्लोबिन होगी वो फुली क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड होगी। और जब बच्चे हम टिश्यू के पास या सेल के पास जब ये ब्लड जाता है तो उस वक्त ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो रिड्यूस होकर कितना जाता है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उस वक्त जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो जाएगी बच्चे, वो रिलीज हो जाएगी और जो टिश्यू उसके पास चली जाएगी। एंड दिस रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर बच्चे हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे वो मेनली 3 फॉर्म में स्टोर होती है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एज बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो जो 70% ऑफ बच्चे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, मीन HCO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड द बाइकार्बोनेट आयन। CO3 2 में इसको बोलते हैं कार्बोनेट एंड इसको बोलते हैं बच्चे बाइकार्बोनेट। तो 70% कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब बच्चे जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, कार्बोनिक एसिड के अंदर। अब इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मीन कार्बन डाइऑक्साइड जब रेड ब्लड सेल में एंटर होगी वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी, किस में कन्वर्ट होगी है, कार्बोनिक एसिड के अंदर। अब बच्चे जो कार्बोनिक एसिड है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसे अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में कन्वर्ट कर देता है, H पॉजिटिव आयन के अंदर और बचे बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। अब देखें अब अगर ये डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, मीन जो कार्बोनिक एसिड है जब वो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना देगा तो ब्लड के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो मीन अब ब्लड की pH क्या होने जा रही है, डिक्रीज। लेकिन हमें पता है कि जो ब्लड की pH है वो 7.4 पे ही मेनटेन रहनी है, अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो हमारे जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे। तो अब चूंकि हाइड्रोजन आयन तो इंक्रीज हो रहे हैं, मीन ब्लड की जो pH है वो डिक्रीज होने जा रही है, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो हीमोग्लोबिन होता है वो बफर के तौर पर काम करता है, वो उन हाइड्रोजन आयन को बफर कर लेता है, मीन उनकी जो कंसंट्रेशन है उसमें इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आती। अब वो क्यों नहीं आती कि वो जो हाइड्रोजन आयन बच्चे वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुए हैं बाई कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से, जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं बच्चे वो किसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, वो मिलते हैं बच्चे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ और वहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। और जो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चे किसके अंदर, हीमोग्लोबिनिक एसिड के अंदर। मीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वह H पॉजिटिव आयन उसके साथ मिलेंगे और कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, हीमोग्लोबिनिक एसिड, और साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, और जहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो फिर कहाँ चली जाएगी बच्चे, वो टिश्यू के पास चली जाएगी। अब अगर हम बच्चे बात करें बाइकार्बोनेट आयन की, तो जो बाइकार्बोनेट आयन है जो रेड ब्लड सेल के इन साइड बने थे, अब वो इन साइड से मूव करके किस में आ जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चे इस डिफ्यूजन को बैलेंस करने के लिए मीन जो बाइकार्बोनेट आयन है, देखें बाइकार्बोनेट आयन है वो रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में जा रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयन होंगे वो प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के इन साइड मूव करेंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट किया तो वो कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन उसका हमने मसला कहाँ सॉल्व किया कि उसको जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीमोग्लोबिनिक एसिड प्लस ऑक्सीजन के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो बच्चे जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रेड ब्लड सेल के इन साइड से कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा से उनको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन कहाँ पे एंटर होंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब बच्चे यही बाइकार्बोनेट आयन है जिसकी फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। और यहाँ पर बच्चे स्पेशल क्या लगे होते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि बाइकार्बोनेट को इनसाइड से प्लाज्मा में लेके आती हैं और क्लोराइड आयन को प्लाज्मा से इनसाइड लेके आती हैं। और बच्चे इस अपोजिट जो डायरेक्शन है इससे फिर आयंस का बैलेंस क्या होता है, मेंटेन होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्पर्स फिनोमेना बोलते हैं। अब बच्चे देखें गौर से, देखें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, वाटर से मिली तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, वो डिसोसिएट हो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन का हमने हिसाब क्या लगाया वो किसके साथ बच्चे अटैच होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब अगर देखें, अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जा रहा है बच्चे, देखें प्लाज्मा के अंदर, और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन इनसाइड क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अब जो क्लोराइड आयन जो प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हुए हैं बच्चे, वो पोटाशियम के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, पोटाशियम क्लोराइड। जो बाइकार्बोनेट आयन जो रेड ब्लड सेल के इन साइड से ब्लड प्लाज्मा के अंदर गए हैं तो वो प्लाज्मा के अंदर सोडियम से मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, और बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, और इस वजह से जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 पे ही मेंटेन रहती है। अब बच्चे अगेन कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। जैसे पार्शियल प्रेशर बच्चे जो कार्बन डाइऑक्साइड का, जब वो देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है अगर वो टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा होगा, मतलब ब्लड की निस्बत अगर टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो टिश्यू से किस में आ जाएगी बच्चे, वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, और फिर ब्लड के अंदर जब वो आएगी तो वाटर से रिएक्ट करेगी और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, मतलब वो ट्रैवल करेगी, उसके अंदर क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब जब लंग्स के पास पहुंचेगी तो अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, मीन बाइकार्बोनेट आयन फिर रेड ब्लड सेल के इनसाइड आएगा, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन से मिलेगा तो बच्चे वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। और बच्चे अगर हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और बच्चे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखना जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के नॉन प्रोटीन पार्ट से अटैच होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट, उसके ग्लोबिन पार्ट से क्या होती है, अटैच होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। और उसके अलावा बच्चे इसका जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड की निस्बत, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा टिश्यू की निस्बत, यहाँ पे ब्लड नहीं लिखा हुआ, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन ब्लड देन टिश्यू, तो जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो टिश्यू के अंदर कम हो बच्चे, एज इन केस ऑफ लंग्स, तो फिर वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जो 7% बच्चे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में क्या होती है बच्चे, वो ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट वे है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, बट इट डज अकर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।